हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम त्यागी और ये पार्ट 3 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। और इस वीडियो का हमारा सबसे जो मेन टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मेरे दो लॉज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले लॉ के बारे में पढ़ेंगे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इज ऑलवेज, यानी हमेशा इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी हमेशा इक्वल मतलब बराबर होगा किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इट मीन्स, यानी इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। सपोज करो एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है, यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है? मान लो 40 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 40 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 40 डिग्री, ओके। यानी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 50 डिग्री। इसका मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे यहाँ तक। और ये मेरा क्या है? PY है मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी जहाँ पे लाइट रे टकराई आ गई, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ मेरा क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसके बाद सेकंड लॉ, जो सेकंड लॉ है मेरा थोड़ा डिफिकल्ट है, इसे ध्यान से समझना है आपको। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, यानी जो मेरी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल होगा टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल को हम हमेशा कहाँ पे बनाते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बच्चों मेरा? जहाँ पे इंसिडेंट रे आगे टकराती है मिरर की सरफेस, उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सारे के सारे कहाँ होंगे? एक प्लेन में। अब ये किसी बच्चे की समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है, जहाँ तक उम्मीद है। तो इस लॉ को मुझे तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकली पढ़ाना पड़ेगा, यानी थोड़ा दिखा के कैसे हो रहा है। इस लॉ को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम पढ़ने की वो है प्रॉब्लम ऑफ 2D एंड 3D। यानी 2D और 3D क्या होता है? 2D का मतलब होता है सिर्फ दो डायरेक्शन होना, यानी जैसे मान लो मेरे पास बोर्ड है, जिस बोर्ड में मैं पढ़ा रहा हूँ, इस बोर्ड में सिर्फ क्या है? एक तो लेंथ है, ये वाली चीज़ क्या है मेरी? लेंथ। और ये वाली चीज़ क्या है इस बोर्ड की? ब्रेथ। तो बोर्ड बच्चों कैसा है मेरा? ये वाइट बोर्ड कैसा है मेरा? ये जो मेरा वाइट बोर्ड है कैसा है मेरा? 2D। लेकिन असली दुनिया में जो सारी की सारी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर वो कैसी होती है? 3D। 3D का मतलब क्या है? यानी असली दुनिया में जो भी आप कोई भी चीज़ देख लो, मान लो आप इस मार्कर को ही देख लो, तो इसके पास लेंथ ये वाली चीज़ होगी, ये इसकी चौड़ाई होगी, और ये वाली जो चीज़ है इसकी क्या है? ऊंचाई, यानी हाइट होगी, ठीक है। आप और कुछ भी देख सकते हो, मान लो जैसे ये डस्टर है, ठीक है। डस्टर की वाली चीज़ तो क्या होगी? मान लो लेंथ हो गई, और ये वाली चीज़ इसकी क्या होगी? ब्रेथ हो गई, और ये वाली चीज़ इसकी क्या होगी? हाइट, ठीक है। ये वाली चीज़ की क्या है? हाइट। तो मेरा डस्टर कैसा हो गया? 3D, यानी इसके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी और हाइट भी है। तो 2D और 3D की प्रॉब्लम। अब मान लो ये आप थोड़ी देर के लिए समझो, ये मेरा जो डस्टर है ये मेरा मिरर है, ये मेरा क्या है? मिरर है। तो अगर आप इसे मिरर समझ के चलो, तो आप जब इसे बोर्ड पे बनाते हो तो ये तो सॉरी, अगर आप इसको बोर्ड पे बनाओगे तो आपको पता है वाली जो बैक साइड है, मान लो ये पॉलिश सरफेस है, जो मिरर के पीछे क्या होती है? रेड कलर की पॉलिश होती है, ठीक है। यहाँ पे तो येलो है, ठीक है। इसके बाद और इस सरफेस को आप वो सरफेस मान के चलो जिस तरह आप अपना फेस देखते हो, ठीक है। तो आप इसे बोर्ड पे कैसे बनाओगे? बोर्ड पे तो आप मिरर ऐसे बना देते हो, एक लाइन बनाई और पीछे डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन मेरी क्या बताती है? पॉलिश, यानी पॉलिश। तो अगर आप बोर्ड पे देखो, सिर्फ बोर्ड पे तो आपको सिर्फ क्या दिखेगा? लेंथ दिखेगी और ब्रेथ दिखेगी, यानी ये वाली चीज़ दिखेगी सिर्फ मिरर की। लेकिन असली दुनिया में अगर आप देखोगे तो मिरर मेरा कैसा है? इसके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी और हाइट भी है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं आपको इस लॉ को प्रैक्टिकली समझाऊंगा, ठीक है। सपोज करो, मान लो ये मेरी, इसे पकड़ो, ये मेरी इंसिडेंट रे, इधर इस बार ऐसा समझ लो कि इंसिडेंट रे इधर से आ रही है, ठीक है। और ये मेरा क्या है? नॉर्मल। थोड़ा ऐसे कर, मान लो मेरी इंसिडेंट रे और ये मेरा क्या है? नॉर्मल। और जिस पॉइंट पे आगे इंसिडेंट रे टकराई, ये मेरा क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? नॉर्मल। अब सपोज करो कि इंसिडेंट रे 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए आई है नॉर्मल के साथ, यानी इनके इसके और इसके बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है
उसके और नॉर्मल के बीच भी कितना एंगल होगा 30 डिग्री। तो अब ये 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगी, आपको पता है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यानी अगर मान लो इंसिडेंट रे 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए आई है तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना एंगल बनाते हुए जाएगी 30 डिग्री। अब बड़े ध्यान से देखना है, अब इन 30 डिग्री एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी। ठीक है, आप सपोज करो ऐसे भी तो बन सकता है 30 डिग्री का एंगल इसके बीच में, ऐसे जाएगी 30 डिग्री का एंगल बनाते, या ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी ना। तो यही चीज़ है सेम प्लेन, यानी तीनों जो लाइट रे होंगी, सॉरी 2 लाइट रे और एक नॉर्मल, ये सारी कहाँ होंगी, एक लाइन में। ठीक है, ना तो ऐसे जाएगी ना ऐसे जाएगी, ये कैसे जाएगी, ऐसे। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, सेम प्लेन। ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सारी कहाँ होंगी, एक प्लेन में। यानी अगर आप बिल्कुल सिंपल भाषा में समझो, यानी देसी तरीके से, तो सारी कहाँ होंगी, एक लाइन में। ठीक है, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, सेम प्लेन में। अगर आप चलो इसी चीज़ को अगर आप बोर्ड पे देखोगे तो मान लो मेरा क्या है, मिरर है। अब बच्चों को सिर्फ कितना दिखता है, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है। तो अब बच्चों को क्या दिख रहा है, सिर्फ मान लो भाई लाइट आई और ऐसे चली गई, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप देखो ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल, आप सपोज करो मेरा मार्क है रिफ्लेक्टेड रे। अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना एंगल बनाते जाएगी, 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री एंगल बनाती है, ऐसे जाएगी या बोर्ड के ऊपर से जाएगी, कैसे जाएगी, बोर्ड के ऊपर, बिल्कुल ऐसे। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, सेम प्लेन में होना। यानी अगर इंसिडेंट रे बोर्ड के ऊपर है और नॉर्मल भी, तो रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड के कहाँ होगी, ऊपर होगी। ठीक है, और अच्छे से बेटर तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ, आपने पंखा देखा होगा, पंखे की तीनों पंखड़ियाँ ऐसे होती हैं एक प्लेन में। ठीक, ऐसे होगी सारी। ये क्या एक प्लेन बन गया जिस प्लेन में। अब ऐसे तो नहीं होती, एक पंखड़ी ऐसे होगी तो ये क्या हो जाती है, प्लेन से बाहर, और अगर ऐसे हो जाती है तो एक पंखड़ी प्लेन की क्या हो जाती है, अंदर। ठीक है, तो सारी पंखड़ियाँ कैसे होती हैं, पंखे की ऐसे। तो वही खेल यहाँ पे है सेम, यानी इंसिडेंट रे मान लो, और ये क्या है, नॉर्मल, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। अगर ये 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए आई है तो ये भी 30 डिग्री एंगल बनाते, ना तो ऐसे जाएगी, ये क्या हो जाएगी, प्लेन से बाहर, और ऐसे हो गई तो प्लेन से अंदर, ये कैसे जाएगी, बिल्कुल एक लाइन में। यही मेरा गया था सेकंड लॉ। अब आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपकी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, सर आया नहीं। अगर समझ में आ गया होगा तो यस सर लिख दें, नहीं आया तो नो सर लिख देना। ठीक है, अब यहाँ तक आप इसे नोट कर लो। अभी तक हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है मेरा, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द गिवन फिगर। यानी जो मैं फिगर दिया है इसमें हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको पता है इधर से लाइट रे आ रही है, इस लाइट रे क्या बोल, ये एरो क्या बता रहा है कि लाइट रे आ रही है, इसे क्या बोल लेंगे, इंसिडेंट रे। ठीक है, जिस पॉइंट पे इसे क्या बोल लेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक नॉर्मल। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, एक डॉटेड लाइन बना लो, और कहाँ पे लाई करनी चाहिए वो, यानी कहाँ पे पड़नी चाहिए, आके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। और इसकी खास बात क्या होगी नॉर्मल की, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा किसके साथ, मिरर की सरफेस के साथ। ये मेरा क्या हो गया, नॉर्मल। ओके, ये मेरा हो गया नॉर्मल। इसके बाद इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इंसिडेंट रे और मिरर की सरफेस के बीच का एंगल, यानी इंसिडेंट रे और मिरर के बीच का एंगल, ये क्या होता है मेरा एंगल जी, यानी ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ ग्लांस। यानी एंगल जी कितना दिया हुआ है मुझे यहाँ पे, 20 डिग्री। ओके, इसके बाद अब मैं क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको ये पता है, टोटल एंगल कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये 90 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो एंगल आई प्लस एंगल जी किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। यानी एंगल आई प्लस 20 डिग्री किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। ठीक है, इसके बाद ये इधर प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। सो एंगल आई बराबर किसका आ जाएगा, 90 माइनस 20। 90 माइनस 20 कितना आ जाएगा हमारे, 70 डिग्री। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल आ गया, 70 डिग्री का। ठीक है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 70 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 70 डिग्री। यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 70 डिग्री। क्योंकि इसका रीजन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये हमें कौन बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन से हमें जो सीखने वाली बात मिली है वो क्या है,
कि एंगल जी यानी इस वाले एंगल का सम और इसका एंगल का सम हमेशा किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ जी किसके इक्वल होगा हमेशा 90 डिग्री के। इस एंगल का सम और इस एंगल ये टोटल आप ही देख लो कितना है 90 डिग्री, तो ये किसके इक्वल होगा 90 डिग्री। ओके, फिर हमने इसके में एंगल आई प्लस 20 डिग्री किसके इक्वल रख दिया 90 डिग्री इक्वल, और एंगल आई कितना निकल के आ गया हमारे यहाँ पे 70 डिग्री, और एंगल आर भी किसके इक्वल होगा 70, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द गिवन फिगर, यानी सेम क्वेश्चन बिल्कुल जैसे पहला क्वेश्चन था। एक बार से पहले आप पॉज करके ट्राई करके देखो, कर लिया ट्राई। अब इसके बाद आप देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। यहाँ पे पहले मैंने मिरर कैसे बनाया था हॉरिजॉन्टली, पहले मिरर कैसे बनाया हुआ था हॉरिजॉन्टली, यानी पहले ये मान लो मिरर है तो ऐसे बनाया था, और इस बार मैंने मिरर कैसे बना दिया वर्टिकली। अगर पहले मिरर ऐसा बनाया था तो उसमें हमने नॉर्मल कैसे डाला था ऐसे, अब ये नॉर्मल हो गया 90 डिग्री। अगर आप इस मिरर को जुगे तो ऐसा घुमा दो यहाँ पे, तो अब नॉर्मल कैसे आ जाएगा ऐसा, यानी से तो हमेशा कितना एंगल बनाना है मिरर के साथ 90 डिग्री। आपका मिरर है कैसे ही बना लो, यहाँ पे ऐसे तो 90, नॉर्मल हमेशा कितना एंगल बनाएगा मिरर के साथ 90 डिग्री। अब हमने मिरर कैसे कर दिया ऐसे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से कैसे बनाएंगे, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये जो लाइट रे है इसे हम क्या बोल लेंगे इंसिडेंट रे होगी, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल कैसे बनेगा इस बार ऐसे, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ये नॉर्मल हो गया। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल इसे हम क्या बोल लेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आपको भी पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस इसका सम किसके बराबर, ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इसका सॉल्यूशन कर लो आप, यानी एंगल आई प्लस 35 डिग्री किसके इक्वल होगा 90 डिग्री। इधर ये प्लस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। सो एंगल आई निकल के आ जाएगा आपका 90 माइनस 35 डिग्री। 90 माइनस 35 करो सारे बच्चे, 10 में 5 गए 5, और यहाँ कितना बचा 8 में 3 गए 5, यानी 55 डिग्री। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 55 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 55 डिग्री। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना निकल के आया था 70 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 70 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बनाती जाएगी, ये भी 70 डिग्री, और ये एंगल भी कितना होगा 70 डिग्री, और इस बार ये एंगल कितना होगा 55 डिग्री। ये रिफ्लेक्टेड रे ये कितना एंगल होगा 55 डिग्री, ठीक है। इसे आप नोट कर लो यहाँ तक। है इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल याद रख लेना है। इफ़ अ लाइट रे हिट द सरफेस ऑफ द मिरर, यानी कोई लाइट रे अगर हिट करे यानी टकराए मिरर की सरफेस से नॉर्मली, यानी इस बार जो लाइट रे अगर नॉर्मल के ऊपर से आ जाए, मान लो यहाँ पे आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मान लो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आपने क्या ड्रॉ कर लिया नॉर्मल, यानी इस बार जो इंसिडेंट रे यानी लाइट रे वो इसके ऊपर से आ जाए, नॉर्मल के बिल्कुल ऊपर से आ जाए, तो आपको क्या निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलो मैं ये थोड़ा आपको इससे पहले ये समझा दूँ कि आपके क्वेश्चन कैसे करना है, बड़ा आसान हो जाएगा फिर आपके लिए। मान लो एक मैंने यहाँ पे 3 केस बना रखे हैं, देखो पहला केस देखो, इस केस में ये वाला जो एंगल है ये इसे क्या बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लांस, ये कितना 10 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बच जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। दोनों का सम कितना होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ग्लांस एंगल का 90 डिग्री, तो ये कितना बच गया 80 डिग्री। इसके बाद जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 80 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 80 डिग्री, और बचा एंगल कितना बच गए 10 डिग्री, क्योंकि ओवरऑल सम कितना आता है इस पूरे का 180 डिग्री, चाहे आप जोड़ के देख लो 80 80 160 170 180, ओके। इसके बाद फिर हमने क्या देखा, दूसरे केस में एंगल ऑफ ग्लांस कितना था 70 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बच जाएगा 20 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बचेगा 20 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। जब ये 20 तो ये भी 20 होगा, और ये बचा कितना हो जाएगा 70 डिग्री। इसके बाद थर्ड केस, जिस टाइम एंगल ऑफ ग्लांस मान लो 89 था, तो ये कितना रह गया बिल्कुल, यानी इस बार जो इंसिडेंट है नॉर्मल से थोड़ा सा दूर है, यानी मान लो आप ये आपका नॉर्मल है, इंसिडेंट रे बिल्कुल थोड़ा सा दूर है किससे नॉर्मल से, यानी 1 डिग्री का गैप है सिर्फ। तो इस टाइम 89 डिग्री था, ये कितना हो गया मेरा 1 डिग्री, ओके। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला,
जैसे जैसे एंगल ऑफ ग्लांस बढ़ेगा ऐसे ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, घटेगा। इस केस में एंगल ऑफ ग्लांस कितना था 10, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 80। फिर एंगल ऑफ ग्लांस बढ़ा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, घट गया। फिर एंगल ऑफ ग्लांस और बढ़ा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रह गया, और कम हो गया। तो इसके बाद आप समझ गए अगर 89 पे आया तो कितना बच गया 1। अब अगर बिल्कुल इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर से आ जाए तो कितना एंगल बचेगा, 0 डिग्री। कितना बचेगा, 0 डिग्री। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया आपका, 0 डिग्री। ओके, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके इक्वल होता है वैसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस के। तो अब आप कैसे समझोगे, यानी रिफ्लेक्टेड रे है वो भी कहाँ से जाएगी, नॉर्मल के ऊपर से। आप इधर से ही देख सकते हो, जितनी दूर इंसिडेंट रे यहाँ पे नॉर्मल से दूर है तो उतनी दूर कौन है, रिफ्लेक्टेड रे है। यानी जितना दूर से इंसिडेंट रे जाएगी नॉर्मल से उतनी दूर से रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। जैसे जैसे इंसिडेंट रे नॉर्मल के पास आएगी ऐसे ऐसे रिफ्लेक्टेड रे भी पास आएगी। आप देखो यहाँ पे पहले इतनी दूर थी, ये भी दूर थी नॉर्मल से, फिर इसके पास आई, ये पास आई, ये और पास आई तो रिफ्लेक्टेड रे भी और पास आई। और अगर इंसिडेंट रे बिल्कुल नॉर्मल के ऊपर से आ गई तो रिफ्लेक्टेड रे भी कैसे जाएगी, नॉर्मल के ऊपर से आएगी। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला, अगर कोई लाइट रे मिरर की सरफेस पे नॉर्मली टकराया गया तो जिस रास्ते से आएगी उस रास्ते से क्या चल जाएगी, वापस। यानी कोई लाइट रे अगर नॉर्मली आएगी ना तो जिस रास्ते से आएगी उस रास्ते से क्या हो जाएगी, वापस। ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। और ये डॉटेड लाइन क्या दिखा रहा है मेरा, नॉर्मल। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा, बड़ी मेहनत से समझाया मैंने। ठीक है, तो इस केस में क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट था आज के लिए। यानी जो लाइट रे अगर मिरर की सरफेस पर नॉर्मली आएगी तो अपने रास्ते से क्या चल जाएगी, वापस। यानी 90 डिग्री पे अगर कोई लाइट रे टकराएगी तो झुका तो अपने रास्ते पे क्या हो जाएगी, वापस। ठीक है, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज के लिए बाय।